राइट, फाइन, ओके फाइन। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखा था, ये जो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के बारे में देखा है। कोई अटेंड नहीं किया तो वो जरा उनको वो लोग जो है ना वीडियो देख के उसके बाद आप कवर कर लो, जो भी क्लास मिस हुआ है उनको कवर कर लीजिए। बेसिक एंड टेक्निकल टर्म्स में लिमिट स्टेट डिजाइन, वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन के बारे में डेफिनेशन देखा है। लीनियर नॉन लीनियर एनालिसिस क्या होता है, कितना टाइप होता है, मटेरियल शेप लोड वो भी देखा है। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस के बारे में भी ज्यादा देखा है हम लोग। तो मेजरली मतलब मेजॉरिटी क्या होता है ना, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस कहाँ पे यूज कर रहे हैं हम, कॉलम ओरिएंटेशन बीम ओरिएंटेशन में। वो इसलिए कर रहे हैं कि मोर मोमेंट कैरिंग, आप ऐसे बीम नहीं करेंगे, ऐसे बीम इसलिए कर रहे हैं कि आप इसमें लोड जब उतरेगा तो ज्यादा मोमेंट कैरी करेगा, वो ज्यादा लोड कैरी करेगा, लोड बोलो या मोमेंट जो भी है, ज्यादा मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी होता है। इसलिए वो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी होता है, हमारा डिजाइन में यूज करेंगे, है ना। नेक्स्ट अभी देखेंगे नंबर 4, शेयर फोर्स। सो आपको किसी को पता है शेयर फोर्स का मतलब क्या है? अभी तो हम लोग देखा है पहले भी लोड ट्रांसफर में शेयर फोर्स बोलते हैं। शेयर फोर्स, Shear force is a sir internal resisting force हाँ that इक्विलिब्रियम, एक बॉडी को इक्विलिब्रियम लाने में मदद करता है सर। मदद करता है। फ्री बॉडी दैट फ्री बॉडी डायग्राम टू इक्विलिब्रियम स्टेट, एक्चुअली डेफिनेशन ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन ऑफ फोर्सेस एट द सपोर्ट लोकेशन। अभी कोई भी एक सपोज एग्जांपल शेयर फोर्स का प्रैक्टिकली कैसे, बोलिए। हेलो सर, हाँ, शेयर फोर्स डायग्राम उसमें रिएक्शन दिखाती है और प्लस और माइनस डिनोटेशन करती है। वो तो डायग्राम है वो, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ शेयर फोर्स का मतलब नहीं याद सर, कोई बात नहीं, हम तो यहाँ पे सीखने के लिए है ना। अभी मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ शेयर फोर्स का मतलब क्या है, प्रैक्टिकली बताता हूँ। अभी आप इमेजिन करो, दो आदमी है, ठीक है। सो दो बंदा है समझो, एक ये है और दूसरा आदमी इधर है, ठीक है। तो ये लोग जो है ना, कोई भी एक लकड़ी को उठा के जा रहे हैं। तो इसको मैं सिंपली बनाता हूँ, तो बहुत बड़ा नक्शा बन गया। यानी सर एक दूसरे को आपस में ढकलना, वही शेयर फोर्स हुआ ना? नहीं, ऐसे नहीं है। अभी देखिए, ऐसे दो बंदा है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया बंदा ना। गांव में तो ऐसे लकड़ी में कुछ ऐसे वेट बांध के ले जाते ना, ये वेट है, ये वेट, ठीक है। ये उठा के अगर पैदल जाते जाएंगे, पैदल है खड़ा हो जाएंगे, जो भी है। एग्जाम्पल समझो, ये जो बोझ है ना, वेट, ये वेट का लेट्स से 10 किलोग्राम समझो एग्जाम्पल, है ना। शेयर फोर्स का मतलब क्या है एक्चुअली, ये जो लकड़ी जो है ना, ये लकड़ी है, लकड़ी में ये वेट बांधा हुआ है सेंटर में। तो ये लकड़ी को दोनों कंधे पे उठा के जा रहे हैं ना, तो उठाते जाते समय आप देखेंगे ये जो टोटल वेट कितना है, लकड़ी का वेट 2 किलोग्राम समझो, तो टोटल कितना हो गया, 12 किलो हो गया, टोटल 12 किलो हो गया। तो 12 किलो लकड़ी और बोझ दोनों मिला के 12 किलो जो होता है, इसमें से ये आदमी कितना उठाना पड़ेगा और ये आदमी कितना उठाना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये आदमी के ऊपर कितना लोड जाएगा, 6 किलो जाएगा ना, तो 12 में आधा तो 6 किलो हो गया, और ये आदमी 6 किलो को उठाना है, 6 केजी उठाना पड़ेगा ना। इसका तब क्या होगा, ये लकड़ी सीधा जाएगा। अगर ये आदमी 6 किलो नहीं उठाएगा, 3 किलो उठाएगा, तो ये लकड़ी क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ये ज्यादा उठाएगा, ये कम उठाएगा, है ना, डाउन हो जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम मतलब स्ट्रेट रहना है, एकदम स्ट्रक्चर स्टेबल रहना है, स्ट्रेट रहना है। तो ये लकड़ी सीधा एकदम खड़ा होना है, स्ट्रेट रहना है, स्टेबल रहना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो टोटल वेट 12 किलो है, 12 किलो में आधा ये आदमी उठाना चाहिए, आधा ये आदमी उठाना चाहिए। तो ये जो इसको क्या बोलते हैं, ये दोनों आदमी को क्या बोलते हैं, हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में सपोर्ट बोलते हैं। और ये लकड़ी को बीम बोलते हैं, इसको बीम बोलते हैं, इसको सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 बोलता है ना। दो आदमी सपोर्ट कर रहा है बीम को। तो शेयर फोर्स मतलब क्या है,
ये जो बीम है ना, बीम से जितना भी सपोर्ट को ऊपर लोड ट्रांसफर हो रहा है, उसको वो क्वांटिटी ट्रांसफर जितना हो रहा है ना, वो फोर्स को, वो वेट ट्रांसफर होता है ना, उसको हम लोग शेयर फोर्स बोलता है। तो दो डेफिनेशन है शेयर फोर्स में, क्या है ना, दो डेफिनेशन है। एक तो बोलते हैं कि सपोर्ट को ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर टू सपोर्ट, ट्रांसफर फ्रॉम बीम टू सपोर्ट, है ना, बीम टू सपोर्ट। एक तो एक हो गया ये, है ना। सेकंड क्या है ना, सेकंड क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ सपोर्ट। रेसिस्टेंस, सॉरी, रेसिस्टेंस ऑफ लोड बाय सपोर्ट। आप देखेंगे ये दोनों एक ही है। ये लकड़ी से ये आदमी को जितना लोड ट्रांसफर हो रहा है वो भी सेम और ये आदमी कितना उठाना चाहिए वो भी सेम। उठाना मतलब रेसिस्टेंस ऑफ लोड बाय सपोर्ट। ये जो आदमी से कितना रेसिस्ट करना चाहिए लोड को, 6 किलो रेसिस्ट करना चाहिए। अगर एक आदमी 3 किलो रेसिस्ट करने के लिए ताकत है तो लकड़ी टेढ़ा हो जाएगा ना। सो दोनों जो है ना, इसको शेयर फोर्स ही बोलता है। शेयर फोर्स मतलब क्या है, एक बीम या कोई भी एलिमेंट, मतलब मेंबर और एलिमेंट से सपोर्ट को कितना लोड ट्रांसफर हो रहा है, या वो लोड लेके वो सीधा खड़ा होने के लिए कितना वो रेसिस्ट करना चाहिए, वो दोनों से शेयर फोर्स ही बोलता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देखेंगे तो यहाँ से 12 किलो लोड से 6 किलो उधर चले गया, 6 किलो उधर चले गया। तो मतलब क्या है, इधर से ट्रांसफर हो रहा है। और दूसरा जो डेफिनेशन हिसाब से क्या है, ये आदमी 6 किलो रेसिस्ट करना चाहिए, 6 kg, और ये आदमी 6 किलो रेसिस्ट करना चाहिए, है ना। तो ऐसे बोलो कि ये रेसिस्ट कितना कर रहा है वो भी शेयर फोर्स है, और ये ट्रांसफर हो रहा है वो भी, दोनों सेम है ना। ये 6 किलो ट्रांसफर होगा तो 6 किलो रेसिस्ट करना चाहिए। वो अमाउंट जो भी ये लोड ट्रांसफर हो रहा है या रेसिस्ट कर रहा है सपोर्ट, उसको हम लोग शेयर फोर्स बोलते हैं। जनरली शेयर फोर्स देखेंगे कोई भी एक सपोर्ट के हिसाब से, यहाँ पे अगर आपको पॉइंट लोड होगा, लेट्स 12 किलोग्राम होगा, यहाँ पे एक सपोर्ट होगा, यहाँ पे एक सपोर्ट है, फिक्सड सपोर्ट या कोई भी सपोर्ट होगा। तो कैसे करना है, 12 डिवाइड बाई पी। पी मतलब 12, पी मतलब लोड, 12 किलोग्राम मतलब, तो पी बाई टू हो गया ना। इसको पी/2 किलोग्राम, इसको रेसिस्ट करना चाहिए सपोर्ट, ये सपोर्ट को भी पी/2 किलोग्राम रेसिस्ट करना चाहिए। 12/2 मतलब 6 किलोग्राम हो गया, 6 किलोग्राम हो गया, है ना। तो इसी को हम लोग शेयर फोर्स बोलता है। सपोर्ट जितना रेसिस्ट करता है वो लोड जितना मतलब लेता है वो बीम से या कॉलम से, जो भी है, एक नंबर एलिमेंट से दूसरा सपोर्ट। सपोर्ट कोई भी हो सकता, आपको पता है सपोर्ट कितना टाइप का होता है। स्लैब से बीम सपोर्ट होता है, देखिए अभी आपको 3D में बताता हूँ। जैसे ये स्लैब है, स्लैब है, स्लैब जाके कहाँ पे बैठता है, बीम के ऊपर बैठता है, है ना। ये स्लैब जाके बीम के ऊपर बैठता है। बीम जाके कहाँ पे बैठता है, ऐसे बीम है, तो बीम जाके कॉलम के ऊपर बैठता है ना। कॉलम जाके ग्राउंड लेवल से, सॉरी, ग्राउंड लेवल से नीचे जाएगा तो फाउंडेशन में बैठता है। है ना, ये ग्राउंड लेवल। अब देखिए ये स्लैब जाके क्या कर रहा है, स्लैब जाके बीम के ऊपर बैठता है, यहाँ पे एक सपोर्ट हो रहा है, यूडीएल सपोर्ट। बीम जाके यहाँ पे कॉलम के ऊपर बैठता है, यहाँ पे एक सपोर्ट, पॉइंट लोड सपोर्ट। फिर यहाँ पे जाके कॉलम जाके फुटिंग के ऊपर पॉइंट लोड के सपोर्ट हो रहा है। फिर ये क्या हो रहा है, ये जो फाउंडेशन जाके सॉइल के ऊपर हो रहा है। ये फाउंडेशन, कॉलम, बीम, सॉइल, सॉइल के ऊपर आपको प्रेशर जैसे सपोर्ट हो रहा है, कंप्लीट यहाँ पे रेस्ट हो रहा है ना। सपोर्ट हर जगह पे सपोर्ट है। तो शेयर फोर्स का मतलब क्या है, ये आपको कोई भी बीम और मतलब नंबर एलिमेंट जो है वहां से जितना लोड सपोर्ट को ट्रांसफर हो रहा है, हो सकता है ये सपोर्ट होगा, ये सपोर्ट होगा, ये सपोर्ट होगा, ये सब कोई भी सपोर्ट होगा, तो जो ट्रांसफर हो रहा है ना, उसको हम लोग शेयर फोर्स बोलते हैं। लेकिन जनरली हम लोग बीम के लिए यूज करेंगे, बीम और स्लैब के लिए यूज करेंगे, है ना। फ्लेक्सर मेंबर जो बोलते हैं ना, बीम और स्लैब, उसके लिए शेयर फोर्स बोलेंगे। कॉलम में भी शेयर फोर्स है, लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है। कॉलम में शेयर फोर्स कहाँ पे आएगा आपको, ये कॉलम है,
ये कॉलम जाके यहाँ पे एक बीम के साथ कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे एक बीम के साथ कनेक्ट हुआ है, ऊपर और नीचे, नीचे प्लिंथ बीम, ऊपर रूफ बीम समझो। तो शियर फोर्स किधर आता है, ये कॉलम से इधर ट्रांसफर होगा और इधर से इधर ट्रांसफर। तो वो किस लिए होता है, तो विंड लोड और सिस्मिक लोड वैसा होता है, वो बहुत छोटा होता है, नेग्लिजिबल होता है ना। कॉलम से भी शियर फोर्स निकलता है, लोड ट्रांसफर होता है सपोर्ट को। जैसे स्लैब से कैसे होता है, जैसे स्लैब हो गया, जो यहाँ पे बताया ना, ये स्लैब है, स्लैब से लेके ऐसे स्लैब और बीम है ना। स्लैब से लोड यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से भी लोड ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ये सपोर्ट जॉइंट, जॉइंट को सपोर्ट बोलते हैं ना। तो जो जॉइंट स्लैब जाके जिसके साथ कनेक्ट हुआ है बीम, वो सपोर्ट पे लोड ट्रांसफर हो रहा है। तो वो लोड जो है ट्रांसफर जितना हो रहा है उसको शियर फोर्स बोलते हैं, है ना। जनरली स्लैब में 1 मीटर के लिए, 1 मीटर वाइड के लिए कितना लोड ट्रांसफर हो रहा है उसको शेयर फोर्स जनरली बोलते हैं। वो कॉन्सेप्ट बाद में मैं स्लैब का डिजाइन जब आएगा उस टाइम बताऊंगा। अभी क्या है, शेयर फोर्स मतलब या तो बीम या स्लैब या कोई भी एक मेंबर एलिमेंट से कोट कोट जो लोड जो ट्रांसफर हो रहा है उसको बोलते हैं। या तो दूसरा क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ सपोर्ट, जितना लोड ट्रांसफर होने से रेसिस्ट भी करना पड़ेगा, जितना हो रहा है उतना ही रेसिस्ट करना पड़ेगा। 6 केजी लोड आएगा तो 6 केजी उठाना है। ये आदमी अगर 6 केजी नहीं उठाएगा तो टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए जो रेसिस्ट कर रहा है या वो लोड ट्रांसफर हो रहा है, दोनों का नाम शेयर फोर्स है ना। ये शेयर फोर्स डायग्राम जो बनता है ना, वो ये क्या नॉर्मली क्या करता है, यहाँ से आपको 6 किलोग्राम के लिए ऐसे बनता है, ऐसे बनाता है लोग। तो ये प्लस में 6 हो गया तो ये माइनस में 6 बोलता है, क्योंकि बैलेंस करने के लिए इधर से उठा रहा है, ये तो ये उठाएगा तो क्या होगा, दबेगा। ये यहाँ से एक आदमी लकड़ी को उठाएगा, ऐसे ऊपर प्रेस करेगा, वो उठाएगा तो ये दबेगा। तो इसलिए वही इसी को डायग्राम बना के देते हैं। लेकिन ये डायग्राम के बारे में ज्यादा हम लोग को जानने की जरूरत नहीं, हमारे पास वो पीडीएफ में शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसका फार्मूलास बहुत सारा चीज है। अगर यूडीएल है तो डिफरेंट डिफरेंट होता है। यूडीएल के लिए आप यूडीएल का स्पैन के साथ मल्टीप्लाई करके, वो वेट एंड स्पैन के साथ मल्टीप्लाई करके उसके बाद बी 2 आएगा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट। वो फार्मूला कैसे हो रहा है वो सब बाद में देखेंगे, वो तो हमारे पास पीडीएफ है, उसी को रेफर करेंगे। अभी शेयर फोर्स का मतलब इतना डेफिनेशन काफी है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट किसी को पता है बेंडिंग मोमेंट मतलब क्या है? हाँ जी, बेंडिंग मोमेंट क्या बोलते हैं? सर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक। हेलो सर। ये रेसिस्टेंस को रिएक्शन भी बोलते हैं ना, रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको रेसिस्टेंस बोलो, रिएक्शन बोलो, दोनों सेम है। तो नॉर्मली यहाँ पे सपोर्ट 1 में 6 किलो को रिएक्शन 1 बोलते हैं, ये 6 किलो को रिएक्शन 2 बोलता है। सपोर्ट 1 जितना वेट उठाना चाहिए उसको रिएक्शन 1, रिएक्शन 2। तो रिएक्शन रेसिस्टेंस दोनों सेम, ठीक है। तो जनरली हम लोग रिएक्शन जो सपोर्ट उठाना चाहिए या लोड ट्रांसफर हो रहा है सपोर्ट को, दोनों को शेयर फोर्स बोलते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट को क्या बोलेंगे? आप कोई बोल रहे थे ना आप? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या जी, क्या बोल रहे हैं? फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना, सही बताया आप। यूनिट हाँ यूनिट के सर। बारे में बता रहा है। अभी देखिए, ये जो शेयर फोर्स है ना, इसका यूनिट ऑलवेज क्या होता है ना, शेयर फोर्स का यूनिट या तो किलोग्राम या किलो न्यूटन, न्यूटन ऐसे होता है, जस्ट वेट, बस इतना ही शेयर फोर्स में आता है। लेकिन ये बेंडिंग मोमेंट का यूनिट जो है ना, किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई मीटर और किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाई मीटर। आप सबको पता है कि 10 किलोग्राम अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन बोलता है ना, 9.86 बोलते हैं ना ग्रेविटी के। तो 1 किलो न्यूटन, ये तो आप यूनिट कन्वर्शन को याद रखना पड़ेगा आपको, है ना, ऐसे। तो ये इसका यूनिट किलोग्राम इंटू मीटर और किलोग्राम मीटर बोलते हैं ना। इसका किलोग्राम मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस, इसको बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये तो यूनिट हो गया आपको, प्रैक्टिकली हम लोग कैसे बोलता है बेंडिंग मोमेंट को? रोटेशनल रिएक्शन। तो ये तो इसको बोले हम खाली रिएक्शन या रेसिस्टेंस, है ना, ये खाली रेसिस्टेंस, ओनली रेसिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशनल रेसिस्टेंस है, रोटेशनल रिएक्शन बोलते हैं, रोटेशनल रिएक्शन। रोटेशनल रिएक्शन इसको क्या बोल रहे हैं? रेसिस्टेंस ऑफ लोड बाय सपोर्ट, ये सपोर्ट का रिएक्शन है ना। लेकिन इसका क्या है ना, रोटेशनल रिएक्शन ऑफ जनरली बीम बोलते हैं, मेंबर और एलिमेंट, मेंबर और एलिमेंट, बीम, रोटेशनल रिएक्शन। सेम एग्जांपल आप प्रैक्टिकली आप देखेंगे यहाँ पे, दो आदमी अगर कोई लकड़ी उठाएगा ना,
एग्जाम्पल सेम, कंधे पे जब उठा के बोझ लेके जाएंगे, ठीक है। तो 10 किलो वेट है यहाँ पे, 10 kg वेट प्लस लकड़ी का वेट 2 kg, ओके, प्लस 2 kg, 2 kg, टोटल 12 kg हो गया, ओके, 12 kg वेट हो गया। तो ये इसमें से 6 किलो ये उठाना चाहिए, और ये जो है ये रिएक्शन 1 शेयर फोर्स 1 बोलते हैं, और इसको 6 किलो उठाना चाहिए, 6 kg रिएक्शन 2। एक मिनट, रिएक्शन 1 रिएक्शन 2 हो गया है ना। लेकिन ये लोग जब लकड़ी में वेट बांध के उठाते हैं ना, कंधे पे उठा देंगे, तो ये सिर्फ लोड सिर्फ नहीं ट्रांसफर हो रहा है, और भी कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है आपको पता है? सिर्फ लोड सिर्फ नहीं ट्रांसफर होगा, और भी कुछ चीज इसमें होगा। ये जो इसमें क्या होता है ना, ये बीम जब बेंड होता है है ना, डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? दो चीज होगा, एक तो लोड ट्रांसफर होगा, तो इसको हम लोग शेयर फोर्स बोलता है, शेयर फोर्स 1, शेयर फोर्स 2, शेयर फोर्स 2, लोड ट्रांसफर होगा। दूसरा बेंड होगा, दो चीज होगा। तो शेयर फोर्स तो यहाँ पे हम लोग देख लिया, ये तो हो गया, हम लोग देख लिया शेयर फोर्स क्या होता है, ये दोनों को शेयर फोर्स बोलते हैं, देख लिया। ये जब बेंड होता है ना, तो बेंड होता है समय उसको बेंडिंग मोमेंट कैसे हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, बेंडिंग मोमेंट को कैसे हम लोग समझेंगे? जब बेंड होता है उससे हम लोग समझना चाहिए बेंडिंग मोमेंट क्या होता है ना। अब ये लकड़ी जब बेंड होगा ना, डेफिनेटली बेंड होगा, आप कितना भी ये 6 किलो उठाओ नहीं उठाओ ना, ये आदमी 6 किलो उठाओ या 3 किलो उठाओ 5 किलो कुछ भी उठाओ, ये तो बेंड होगा ही होगा ना, डेफिनेटली बेंड होगा। जीरो बेंडिंग तो नहीं चलेगा, नहीं होगा, थोड़ा बहुत बेंड होगा, कम से कम 1 मिली 2 मिली तो बेंड होगा। जितना आप पतला रखा है तो ज्यादा बेंड होता है, जितना मोटा लकड़ी है तो उसके हिसाब से है, तो डिजाइन किया तो बेंड नहीं होगा, है ना। ये 12 kg उठाने का जितना वेट तक आप डिजाइन अच्छा से करें, ओवर डिजाइन करते हो तो बेंड नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा थिकनेस है तो बेंड नहीं होगा। फिर भी जो है ना, थोड़ा बहुत सेंटर में माइक्रो मिलीमीटर में बेंडिंग तो चलेगा, मतलब डिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत तो होगा। अब जीरो तो उधर बहुत रेयर होता है, बहुत ओवर डिजाइन हो गया तो जीरो हो जाएगा, कुछ भी नहीं बेंड नहीं होगा। जनरली आप देखेंगे अच्छा से, मतलब एकदम सही साइज किया है, कई कोड में कोड के हिसाब से साइज किया है ये लकड़ी को, या बीम को या किसी को, तो डेफिनेटली डिफ्लेक्शन होगा। अगर नहीं भी डिफ्लेक्शन होता है तो भी आप क्या करेंगे ना, इसको सेंटर में आप काट देंगे। जब ये वेट उठा के खड़े है तो उस टाइम काट देंगे तो क्या होगा, ये बीम ऐसे घूमने के लिए कोशिश करेगा। क्या होगा, कट कट करेंगे तो क्या होगा, ये बीम ऐसे उल्टा रोटेट हो जाएगा। इसे उल्टा मतलब यहाँ पे ये बीम को कट करेंगे या कोई भी लकड़ी या रस्सी को कट करेंगे, क्या होगा, ये इसको उल्टा ऐसे घूम के वो मारता है, बिकॉज इट इज टेंशन में है ना, बहुत टेंशन में है तो घूम के मारता है। इधर का जो हाफ पोर्शन है ऐसे घूम के उल्टा मारने का कोशिश करता है, रोटेट होने का कोशिश करता है जब काटेंगे तो, है ना। तो नहीं काटेंगे तो बेंड होते ऐसे बेंडिंग में रहता है, मतलब डिफ्लेक्शन में रहता है। तो ये जो टेंडेंसी या इसको जो ये जो हो रहा है ना, ये लकड़ी को अगर ऐसे ऊपर उठने का कोशिश करता है, तो जब वेट निकाल दिया तो ऊपर उठेगा वो ना। ये हाफ ऑफ द पोर्शन यहाँ से लेके हाफ पोर्शन एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपको घड़ी ऐसे ऐसे घूमता है ना, ये रिवर्स घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमने के लिए कोशिश करेगा। यहाँ पे क्लॉकवाइज ये लकड़ी जो है ऊपर उठने के लिए कोशिश करता है, मतलब यहाँ से आधा दूर तक एंटी क्लॉकवाइज वो लकड़ी ऊपर उठने के लिए वो रोटेट होने के लिए कोशिश करता है, और यहाँ से बाकी आधा जो डिस्टेंस जो है क्लॉकवाइज, मतलब ये डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घूम के ऊपर उठने का कोशिश करता है, वो रोटेट होने का कोशिश करता है ना। तो ये जो जब ऊपर उठने का कोशिश करता है ना, ये रोटेशनल रिएक्शन बोलता है। नॉर्मल रिएक्शन जो लोड जा रहा है यहाँ से 12 किलो से इधर चले गया तो लोड हो गया तो हो गया बस, वो तो शियर फोर्स बोलते हैं। बेंडिंग मोमेंट क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो हो रहा है ना रोटेशनल, तो बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं, रोटेशनल बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू, अभी समझो ये स्पैन 3 मीटर, ये भी 3 मीटर है, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, ये 12 इंटू इधर 3 मीटर, 12 इंटू इधर 3 मीटर, 12 इंटू 3, फोर्स इंटू डिस्टेंस, 12 इंटू 3, सो 36 किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम मीटर, 6 किलोग्राम
मल्टीप्लाइड बाई मीटर, ये हो गया। सेम इधर जो है ना, यहाँ पे जो है इधर भी बेंडिंग मोमेंट जो है आपको 12 मल्टीप्लाइड बाई ये हाफ डिस्टेंस जो है, पहले ये हाफ डिस्टेंस मल्टीप्लाई, अब ये हाफ डिस्टेंस, 12 इंटू 3 इक्वल टू 36 किलोग्राम मीटर। तो ये लकड़ी, आधा लकड़ी 36 किलोग्राम मीटर बेंडिंग मोमेंट क्रिएट कर रहा है, मोमेंट क्रिएट कर रहा है। ये आधा लकड़ी मोमेंट क्रिएट कर रहा है 12 इंटू 3 36 किलोग्राम मीटर, है ना, ऐसे। तो इसको हम बेंडिंग मोमेंट बोल रहे हैं। इसको प्रैक्टिकली और भी एक एग्जांपल बताता हूं मैं, ये क्यों ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमने का कोशिश क्यों कर रहा है, ये पता है किसी को क्यों कर रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? बिकॉज आप अपना घर में कोई छोटा बच्चे है तो आप देखे होंगे ना, घर में बच्चे होंगे तो बच्चे को नीचे जमीन पर जब बैठा है ना, बच्चा बैठा है तो क्या करेंगे, बच्चे को अगर उठाना है तो क्या करते हैं जनरली हम लोग, उठाते समय क्या करेंगे, ये जो हाथ के नीचे, हमारा लेफ्ट हाथ जो है ये हाथ के नीचे लगाएंगे ना, फिर हमारा राइट हाथ को ये बच्चे को लेफ्ट हाथ के नीचे पकड़ेंगे, पकड़ के क्या करेंगे, इसको ऊपर उठाएंगे, है ना, तब उठेगा ये, उठेगा कि नहीं है, बच्चे को ऐसे उठता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन देना पड़ता है, यहाँ पे क्लॉकवाइज रिएक्शन देना पड़ता है ना। जब बच्चा जमीन में बैठा है ना, उसको उठाने के लिए उसको दोनों हाथ के नीचे हमारा हाथ रख के उठाते हैं ना, तो एक्चुअली हम लोग क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को उठा रहे हैं। सेम ये भी है, ये वो यहाँ पे जो वेट बैठा है ना 12 किलो, ये बच्चा समझो, इसको ये लकड़ी उठा रहा है, उठाते समय क्या कर रहा है, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन में इसका रोटेशनल फोर्स, रोटेशनल रिएक्शन दे रहा है, उसको हम लोग बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। तो जनरली फोर्स इंटू डिस्टेंस, बेंडिंग मोमेंट आपको सपोर्ट जैसे है वैसे चेंज होते जाएगा। फिक्सड में डिफरेंट, आपको ऑलरेडी मैं आपको पीडीएफ में बताया है। फिक्सड मतलब फिक्सड में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट ऐसे होता है ना, यहाँ पे पॉजिटिव में आता है, यहाँ पे नेगेटिव में पॉजिटिव में आता है, इसका फार्मूला वगैरह वो पीडीएफ में है। अगर सिंपली सपोर्टेड है तो आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है ये सब हम लोग आपको दिखाया, पहले ही दिखाया, ऐसे होता है। कैंटिलीवर में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है ऐसे होता है ना। तो ये रोटेशनल फोर्स, आपको सपोर्ट फिक्स है तो डिफरेंट टाइप होता है, सपोर्ट की जगह ऊपर प्लस में चला जाता है, मतलब सपोर्ट की जगह ज्यादा रहता है और सेंटर में भी रहता है, और सपोर्ट की जगह भी रहता है ना, कुछ जगह में नहीं रहता है, कंप्रेशन टेंशन ये सब हम लोग देखा है, टेंशन सपोर्ट दोनों एंड में और सेंटर में रहता है। सिंपली सपोर्टेड मतलब ये फिक्सड हो गया, सिंपली सपोर्टेड मतलब ओनली ये जो बीम न्यूट्रल एक्सिस के नीचे होता है, ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर भी और नीचे भी, और न्यूट्रल एक्सिस नीचे होता है। कैंटिलीवर में आपको न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ही होता है ना। तो ये सब आप लोग देखा है। ये बेंडिंग मोमेंट जो होता है ना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो वो पीडीएफ में आप देखा है, इसको अराइव करना, फार्मूलाज वगैरह आप ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट वो रेफर करेंगे काफी है उसको। अभी बेंडिंग मोमेंट मतलब क्या है, ये जो बीम या कोई भी मेंबर एलिमेंट जो है वो रोटेशनल रिएक्शन, जैसे ये रिएक्शन हो गया, लोड जो ट्रांसफर कर रहा है, ये रिएक्शन अलग है। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डिफरेंस क्या है ना, शियर फोर्स जो है रिएक्शन बाय सपोर्ट, लेकिन ये जो है रिएक्शन बाय सपोर्ट नहीं, रोटेशन रिएक्शन बाय बीम ना, यहाँ पे बीम नहीं है, बीम का नहीं रिएक्शन, ये बोलता है सपोर्ट का रिएक्शन, रिएक्शन बोलता है, शियर फोर्स बोलता है। लेकिन बेंडिंग मोमेंट में बीम खुद बेंड हो रहा है ना, सपोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं है, सपोर्ट का कोई बात ही नहीं है। बीम का जो है ना बेंड होता है ना, बीम जो बेंड हो रहा है, बीम जो रोटेशनल फोर्स क्रिएट कर रहा है, रोटेशनल फोर्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को जो क्रिएट कर रहा है, एग्जांपल ये जो बच्चे के उठा से हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं ना, वैसे क्रिएट कर रहे हैं, वही है ना। तो ये बोझ उठाने के लिए भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फोर्स अगेंस्ट, क्योंकि ये बेंड हो रहा है, नीचे बेंड कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट करता है, करते समय वो बोझ को स्ट्रेट खड़ा करना पड़ सकता है। जैसे ये बच्चा स्ट्रेट उठाना है तो ऐसे करना पड़ता है ना, वैसे ये बोझ को उठाना है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का वेट देना बहुत जरूरी होता है। तो उसको हम लोग बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। जनरली फोर्स इनटू डिस्टेंस को इसको बोलते हैं। इस सपोर्ट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर नीचे चेंज होते जाता है। ठीक है, ये हो गया आपको बेंडिंग मोमेंट। कोई डाउट है इसमें? एक्सियल फोर्स क्या होता है? तो इसका सर एक्चुअल डेफिनेशन सर क्या होगा सर बेंडिंग मोमेंट का? डिफ्लेक्शन तो रहेगा ना, डिफ्लेक्शन तो रहेगा, डिफ्लेक्शन हो रहा है इसलिए बेंडिंग मोमेंट क्रिएट हो रहा है ना। अगर डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो मोमेंट नहीं क्रिएट होगा, लेकिन मोमेंट क्रिएट होगा, लेकिन डिफ्लेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि आपका बीम का साइज बहुत ज्यादा है, नहीं डिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन मोमेंट तो होगा ना, मोमेंट तो क्रिएट होगा।
नहीं सर, मैं बोला एक्चुअल डेफिनेशन सर क्या होगा? रोटेशनल रेजिस्टेंस अप्रोड रोटेशनल बाय मेंबर। रोटेशनल रिएक्शन ऑफ अ मेंबर एलिमेंट, इसी को बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। रोटेशनल रेजिस्टेंस और रोटेशनल रिएक्शन बोलते हैं। Okay, 6 axial force. Axial force, किसी को पता है axial force क्या होता है? axial force मतलब क्या है? Force resulting एक्सेल from, फोर्स मतलब हाँ बोलिए। सेंटर को लोड आता है सर। हाँ करेक्ट, न्यूट्रल एक्सिस। हाँ, न्यूट्रल एक्सिस। So force acting through neutral axis. Force acting in exactly neutral axis में, neutral axis are in parallel होता है ना। फोर्स एक्टिंग इन एग्जैक्ट न्यूट्रल एक्सिस आर इन पैरेलल। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कॉलम होगा ऐसे, ऐसे कॉलम है, यहाँ पे बीम, सपोज 2 बीम कनेक्टेड है समझो, यहाँ पे अगर 2 बीम ऐसे कनेक्टेड है, बीम 1 बीम 2, बीम 1 बीम 2। अभी इसका न्यूट्रल एक्सिस ये सेंटर में यहाँ पे है ना, तो डिफरेंट कलर का ये न्यूट्रल एक्सिस ये सेंटर में, कॉलम का न्यूट्रल एक्सिस सेंटर में है ना। अब क्या होगा, ये जो बीम है ना, इसका न्यूट्रल एक्सिस इधर है, बीम मतलब ऐसे कनेक्ट होता है ना, और ऐसे कनेक्ट होता है ना। इसका सेंट्रल एक्सिस यहाँ पे, ये बीम का सेंट्रल एक्सिस इधर है, बीम 2 का सेंट्रल एक्सिस इधर है। सही काम नहीं कर, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बीम दोनों। अभी देखिए ये बीम यहाँ पे, सपोज इसका साइज 230 और इसका साइज 400, समझे क्या होगा? यहाँ पे बीम का साइज 230 है ना, यहाँ पे भी 230 है, 230 समझो। इसका फोर्स क्या होता है, ये बीम का फोर्स एग्जैक्टली आपको ये जो सेंट्रल न्यूट्रल एक्सिस है ना, ये न्यूट्रल एक्सिस में ही आके उतरेगा। क्यों? बिकॉज ये 230 और 230 दोनों मैच हो गया इधर ना, एकदम सीधा लाइन में होगा, मैच हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा ये 400 है और 230 है, फ्लश हो गया ऐसे, तो ये इसका फोर्स क्या होगा, यहाँ से थोड़ा हट के यहाँ पे आएगा, यहाँ पे उतरेगा, ऐसा है कि इधर उतर रहा है ना। तो क्या जनरली क्या हो गया इसका, ये जो बीम नंबर 2 का क्या होता है, इसका एक्सेंट्रिसिटी हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेंट्रिसिटी हो गया ना, थोड़ा दूर में जाता है। फिर भी हम लोग क्या बोलता है ना, जनरली हम लोग क्या बोलता है, फोर्स एक्टिंग इन एग्जैक्टली न्यूट्रल एक्सिस आर इन पैरेलल। अभी देखिए ये जो बीम नंबर 1 का जो फोर्स है, शेयर फोर्स, मतलब इसका शेयर फोर्स है ना, बीम से कॉलम को शेयर फोर्स ही जाएगा है ना, मोमेंट नहीं जाएगा, मोमेंट तो साइजिंग के लिए काम होता है, शेयर फोर्स जाएगा। इसका शेयर फोर्स मतलब अभी मालूम है आपको, इसका वेट, इतना भी स्लैब बीम का वेट सब मिलके इसमें सपोर्ट है ना, कॉलम बीम का सपोर्ट कॉलम, तो उसमें जाएगा, कहाँ जाएगा, एग्जैक्टली न्यूट्रल एक्सिस में जाएगा। जब जाते समय क्या होगा, इसको शेयर फोर्स 1 समझो, यहाँ पे जो जा रहा है ये शेयर फोर्स 2 समझो, बीम 2 का शेयर फोर्स समझो, बीम 1 का शेयर फोर्स जो है एग्जैक्टली न्यूट्रल एक्सिस में जा रहा है, ऐसे उतर के नीचे चला जाता है, फुटिंग की तरफ चला जाएगा, है ना, जाएगा। लेकिन दूसरा जो है बीम नंबर 2 का जो है यहाँ पे जा रहा है, वो ये बीम के ऊपर नहीं जा रहा है, बीम का सॉरी न्यूट्रल एक्सिस में नहीं जा रहा है, थोड़ा हट के एक्सेंट्रिसिटी में जा रहा है। तो एक्सियल फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट, कैसे डिफाइन करते हैं, एग्जैक्टली न्यूट्रल एक्सिस में अगर कोई फोर्स जा रहा है तो कैसे जा रहा है, तो भी या तो पैरेलल में जा रहा है, अभी बीम 2 में पैरेलल जा रहा है, एग्जैक्ट नहीं जा रहा है, बीम 1 का एग्जैक्टली जा रहा है, ये दोनों फोर्स को एक्सियल फोर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी बीम है, बीम से जो लोड ट्रांसफर होकर कॉलम में जा रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे आते समय इसको एक्सियल फोर्स बन जाएगा, एक्सियल फोर्स 1, शेयर फोर्स 1 जो है एक्सियल फोर्स 1 बन के बन जाएगा।
शेयर फोर्स 2 जो है जब उतर के नीचे जाता है तो इसको एक्सियल फोर्स 2 बन जाता है ना। ये दोनों एक ही जगह में नहीं जा रहा है, थोड़ा एक्सेंट्रिसिटी में जा रहा है तो भी इसको एक्सियल फोर्स ही बोलेंगे हम, समझ रहे ना। तो डिजाइन करते समय क्या करेंगे, दोनों एक्सियल फोर्स के लिए डिजाइन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली न्यूट्रल एक्सिस में एक एक्सियल फोर्स जा रहा है बीम नंबर 1 का, दूसरा जो है बीम नंबर 2 एक्सियल फोर्स 2 बन के थोड़ा हट के जा रहा है एक्सेंट्रिसिटी। तो एक्सेंट्रिसिटी के लिए हम लोग डिजाइन करना पड़ेगा, एक्सेंट्रिसिटी प्लस ये नॉर्मल फोर्स, दोनों एक्सियल फोर्स के लिए कॉलम डिजाइन करके इसका साइज बड़ा रख के डिजाइन करना है, दोनों को रेजिस्ट करने तक बढ़ाना। तो एक्सियल फोर्स मतलब फोर्स एक्टिंग इन एग्जैक्टली न्यूट्रल एक्सिस आर इन पैरेलल, दोनों अगर पैरेलल है तभी दोनों को भी एक्सियल फोर्स ही बोलते हैं। तो एक्सियल फोर्स कहाँ पे जनरली आपको आएगा, किसी का आइडिया है कहाँ पे आएगा एक्सियल फोर्स? सिर्फ कॉलम में आता है, आगे और कहीं नहीं आता है। एक्सियल फोर्स कहाँ पे आता है? एक्सियल फोर्स सबको पता है कॉलम में आता है, बीम से उतर के नीचे तक एक्सियल फोर्स आएगा। और कहाँ आता है? बीम में नहीं आता है, बीम में ही आता है ना। बीम में कब आता है? यहाँ पे बीम में भी एक्सियल फोर्स कब आता है? अगर आपको कोई ऐसे स्ट्रक्चर होगा ना, अब विंड एंड सिस्मिक लोड क्लास जब पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा। स्ट्रक्चर होगा तो ये बीम नंबर 1, बीम नंबर 3, बीम नंबर 2, बीम नंबर 4। तो ये कॉलम के ऊपर विंड लोड और सिस्मिक लोड दोनों लगेगा ना, ऐसे विंड लोड लगता है, सिस्मिक लोड ये जॉइंट में आके सिस्मिक लोड मारता है, सिस्मिक 1, सिस्मिक 2, विंड लोड 1, विंड लोड 2। तो ये सब मिलके क्या होगा, ये सब मिलके जॉइंट पे ऐसे एक्सियल फोर्स बन जाएगा ना, इसको दबाएगा तो एक्सियल फोर्स बनेगा, इधर भी एक्सियल फोर्स बनेगा, इधर भी एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स। ये विंड एंड सिस्मिक क्या होगा, ऑफ कोर्स ये कॉलम को बेंड करता है ऐसे, ये बेंड करने से क्या होता है, थोड़ा बहुत असर जो है ना इसमें भी इफेक्ट पड़ता है, बीम में भी एक्सियल फोर्स बनता है। तो कॉलम में आ सकता है, बीम में आ सकता है, विंड एंड सिस्मिक वजह से। कॉलम में सिर्फ ग्रेविटी लोड के लिए आता है, एक्सियल फोर्स सिर्फ ग्रेविटी लोड के लिए कॉलम में क्रिएट होता है। बीम में विंड एंड सिस्मिक के लिए आपको एक्सियल फोर्स हो जाएगा। और कहाँ पे आ सकता है? वॉल में तो नहीं, वॉल में तो हॉरिजॉन्टल है। वॉल में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? वॉल में आ सकता है ना। कॉलम अगर ये कॉलम की जगह आपको शेयर वॉल है तो शेयर वॉल में आ सकता है ना, शेयर वॉल। ये कॉलम है, कॉलम की जगह आप शेयर वॉल लगाएंगे, शेयर वॉल मतलब कंक्रीट वॉल लगा देंगे तो स्लैब से बीम में जाएगा, एक्सियल फोर्स जाएगा ना, डायरेक्टली जाएगा, बीम नहीं है, डायरेक्ट एक्सियल फोर्स जाएगा, शेयर वॉल में आ सकता है। और कहाँ आ सकता है आपको? इतना है ना, इतना जगह आ सकता है। बाकी तो स्लैब में एक्सियल फोर्स नहीं बोलते उसको, उसको हॉरिजॉन्टल फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे जो विंड लोड, यहाँ पे भी जब आपको ये बीम में भी विंड लोड ऐसे लगेगा तो ये लोड से ऐसे जाएगा थोड़ा, उसको एक्सियल फोर्स नहीं बोलते, सेंट्रिफिकल फोर्स बोलते हैं स्लैब, क्योंकि स्लैब बहुत बड़ा एलिमेंट है ना, इसे सेंट्रल फोर्स ऐसे बोलते हैं। लेकिन इसका ये नेग्लिजिबल होता है, क्यों मालूम है? ये स्लैब आपको ऐसे विंड लोड आके मारने से स्लैब थोड़ी बेंड हो जाएगा, नहीं होगा, स्लैब बेंड नहीं होगा वो, क्योंकि वो बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है ना। डेफिनेटली विंड एंड सिस्मिक की वजह से ये बीम बीम में एक्सियल फोर्स असर पड़ता है। क्यों? ये जब ये कॉलम भी बेंड होता है, विंड एंड सिस्मिक कॉलम बेंड होगा तो डेफिनेटली बीम भी बेंड होगा ना, बीम में बेंड होगा तो मतलब स्ट्रेन स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, एक्सियल फोर्स तो आएगा, है ना। तो लेकिन स्लैब बेंड नहीं होता है, कभी आप देखा है स्लैब ऐसे ऐसे बेंड हो गया, विंड एंड सिस्मिक नहीं होता है ना, ऐसे यहाँ पे हवा मार के ऐसे ऐसे नहीं बेंड होता है ना। तो ये वेरी नेग्लिजिबल, क्योंकि ये इसका डेप्थ ज्यादा है, स्लैब का डेप्थ यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत लंबा होता है, इसलिए वो इतना हवा मतलब इसके लिए इसे नहीं बेंड नहीं होगा, नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बीम और कॉलम ही ले लेगा, वो विंड एंड सिस्मिक लोड को बीम कॉलम ले लेता है, स्लैब को इतना ट्रांसफर नहीं करेगा, वेरी नेग्लिजिबल, इसलिए स्लैब में नहीं आता है, फुटिंग में भी नहीं आता है, एक्सियल फोर्स नहीं आता है। कॉलम, बीम और शेयर वॉल में डेफिनेटली एक्सियल फोर्स तीनों चीज में आ सकता है। आई थिंक आप समझ गए अभी क्या है एक्सियल फोर्स मतलब, एग्जैक्टली न्यूट्रल एक्सिस में कोई फोर्स आएगा, वो नॉर्मली शेयर फोर्स ही होता है, ट्रांसफर होता है स्लैब से बीम, बीम से कॉलम में ट्रांसफर होता है। फोर्स कहाँ से आएगा? यही डेड लोड से आता है ना, डेड लोड नहीं आने वाला है, मतलब ये सब में हम लोग बोल रहे डेड लोड है, शेयर फोर्स मतलब डेड लोड से क्रिएट हो रहा है, स्लैब और बीम का डेड लोड, लाइव लोड, डेड एंड लाइव से क्रिएट हो रहा है, शेयर फोर्स 1, शेयर फोर्स 2। विंड तो हॉरिजॉन्टल में हो गया आपको, तो ये सब शेयर फोर्स 1, शेयर फोर्स 2 जो बोलता है डेड प्लस विंड लोड से क्रिएट होने वाला है, ये भी जो शेयर फोर्स 2 बोलते हैं डेड प्लस लाइव लोड से, सॉरी
डेड एंड लाइव लोड्स क्रिएट हो रहा है। विंड तो आपको हॉरिजॉन्टल में आएगा ना, तो एक्सेल में नहीं जाता है, बीम का एक्सेल हो जाता है, कॉलम में एक्सेल नहीं होता। समझ गए ना? और कोई इश्यू है? एक्सेल फोर्स तो ये हो गया, तो बहुत सिंपल है, इतना कोई ये नहीं, डेफिनेशन तो जानना जरूरी है। लेकिन नेक्स्ट क्या है? टॉर्शन। हाँ, इसमें एक पॉइंट मैं भूल गया आपको बोलने के लिए। क्या बोलते हैं इसको? एग्जैक्टली अलोंग न्यूट्रल एक्सिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अलोंग न्यूट्रल एक्सिस। हेलो, कट हो गया? नहीं कटा है, नहीं कटा है ना अभी, राइट। अलोंग न्यूट्रल एक्सिस, अलोंग मतलब न्यूट्रल एक्सिस के अलोंग हो गया। अभी बीम देखो, ये बीम है, बीम का न्यूट्रल एक्सिस ऐसे जा रहा है ना, ये न्यूट्रल एक्सिस, ये है ना न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस के अलोंग मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं अलोंग? अलोंग मतलब सेम उसी लाइन में, एग्जैक्टली अलोंग न्यूट्रल एक्सिस, है ना, इन आर इन पैरेलल टू न्यूट्रल एक्सिस। अलोंग मतलब क्या है हिंदी में? क्या बोलते हैं अलोंग को? मालूम नहीं? इंग्लिश टू हिंदी। सर एक लाइन में जाता है। हाँ, तो फिर भी आपको कुछ टेक्निकल वर्ड्स ज्यादा आता नहीं है। अलोंग, अलोंग मतलब साथ साथ, एक लाइन में ना, एक लाइन में जाता है। अभी ये देखिए, जो शेयर फोर्स और ये दोनों ये जो मतलब न्यूट्रल एक्सिस